अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्लास तो हम लोग जो हैं वो लास्ट टाइम इस पर हमने स्टॉप किया था और इसमें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि सिंक फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइन होता है, बिकॉज सिंक फंक्शन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है हमारे इस कोर्स के अंदर। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि यू हैव टू डू सम सर्च रिगार्डिंग सिंक फंक्शन एंड आपने फाइंड आउट करना है कि हाउ कैन डिफाइन द सिंक फंक्शन एंड if you have any question to that homework, then you can ask me. And also, I have discussing the sync function, how it can be defined, what are possible ways. I will share that video link with you at the end of this session. So इससे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं और अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझे फिर जो है वो अभी पूछ सकते हैं या आप जो है वो लेक्चर के ड्यूरिंग अगर आपको कंसर्न होगा तो आप मुझे स्टॉप कर सकते हैं। लास्ट हमने जो एग्जाम्पल सॉल्व की थी दैट वाज एग्जाम्पल 4.4 और उस एग्जाम्पल में हमने एक रेक्टेंगुलर सिग्नल की जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी। अब रेक्टेंगुलर सिग्नल का मतलब ये है, इसको हम किसी एक बुक के ऊपर शायद इस फॉर्म के ऊपर भी डिफाइन होगा, रेक्ट ऑफ टी। ठीक है, इसका मतलब है कि एक रेक्टेंगुलर विंडो डिफाइन हुई है जिसके अंदर सिग्नल की जो है वो वैल्यू एम्पलीट्यूड्स के साथ अपीयर होगी और उस विंडो के लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसको एक रेक्टेंगल बोल। अगर एक रेक्टेंगुलर विंडो डिफाइन की हुई है और आपने इस तरह की एक इक्वेशन डिफाइन की है जिसकी वैल्यू विद इन दीज लिमिट्स 1 है एंड और दीज लिमिट्स जो है वो 0। अब जैसे ही आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करोगे तो हमारे पास एक सेकंड फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ओमेगा डोमेन के अंदर जो सिग्नल हमें रिसीव होगा उसको हमने नाम दिया था दैट इज कॉल्ड सिंक फंक्शन। ठीक है, दैट इज साइन फंक्शन ओवर द वेरिएबल। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो ऑब्वियसली हमारे पास एक साइन का बिहेवियर हमें शो होगा। डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सिग्नल जो है वो 0 हो रहा होगा एंड डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सिग्नल जो है वो मैक्सिमा शो कर रहा होगा। तो एक चीज़ तो हमारी साइन सिग्नल एज इट इज़ यहाँ पे डिफाइन हो रही है जिसको मैं अभी स्क्वायर के अंदर इंक्लोज कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर। तो जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू को टुवर्ड्स राइट साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड के ऊपर इंक्रीज कर रहे हो, आपके ओवरऑल साइन के एम्पलीट्यूड जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर आइडियली हम थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पे जाएंगे, दैट कुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी या दैट कुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी, द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिंक फंक्शन विल बी 0। यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए डिफाइन होती है वो ये है कि अगर हम टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल को लेट्स सपोज कि आपने एक साइन वेव डिफाइन किया अपने फंक्शन जनरेटर को यूज़ करके और उस पर आपने जो है वो उसको ऑसिलोस्कोप के ऊपर चेक किया और आपने कहा कि मेरा ये साइन फंक्शन है ना, लेट्स सपोज के इसकी वैल्यू माइनस फॉर एग्जांपल 0 से लेकर 10 सेकंड्स तक है, तो आपने एक विंडो डिफाइन कर दी है। दैट मीन्स कि आपने एक साइन सिग्नल डिफाइन किया जिसको एक बाउंड्री के अंदर आपने क्लोज कर दिया है। अब अगर आपका सिग्नल बाउंड्री के अंदर क्लोज है इन टाइम डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो सिग्नल जो है वो आउट ऑफ बाउंड होगा। ठीक है, बाउंडेड इन टाइम डोमेन दैट मीन्स के अनबाउंडेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगर यहाँ पे आपने उसको फाइनाइट कर दिया है, दूसरी साइड के ऊपर सिग्नल के एम्पलीट्यूड इन्फिनिट तक जाएंगे एंड वाइस वर्सा। अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल्स को जो है वो स्मॉल कर रहे हो, जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में है दैट इज एक्स ऑफ जे ओमेगा एंड
यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमें बताया कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगुलर विंडो से सिंक फंक्शन बनाया। तो ये अब प्रॉपर्टी है, अगर टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर विंडो है, दूसरी तरफ हमारे पास सिंक आएगा, एंड वाइस वर्सा। अगर दूसरी तरफ हमारे पास रेक्टेंगुलर विंडो है टाइम डोमेन से, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर अगर रेक्टेंगुलर है, तो टाइम डोमेन के अंदर फिर हमारे पास जो है वो सिंक फंक्शन आएगा। तो दोनों में एक चीज कॉमन होगी, या अगर एक साइड के ऊपर रेक्टेंगुलर है, दूसरी साइड के ऊपर कन्फर्म सिंक होगा विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अगर टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर है, देन फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिंक होगा, एंड अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका जो है वो रेक्टेंगुलर है, देन टाइम डोमेन के अंदर आपका सिंक डिफाइन होगा। तो ये डुअल प्रिंसिपल है, इसको डुअलिटी बोलते हैं। अगर एक चीज आपको पता है, दूसरी ऑटोमेटिकली दूसरे का फिर डुअल होगी। अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर है, दूसरे साइड के ऊपर फिर आपको जो है वो सिंक फंक्शन मिल जाएगा। अब अगेन प्रॉपर्टीज वही है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिग्नल को बाउंड कर दिया है, तो उसका टाइम डोमेन जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, और सिग्नल जो है वो बाउंडलेस होगा, वो इनफाइनाइट तक अचीव करेगा अपने एम्पलीट्यूड्स को। और इस पे जो है वो फिर आपकी कम्युनिकेशन में काफ़ी जो है वो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि हम इसको फिर स्मॉल कैसे कर सकते हैं। बिकॉज हमारे मोस्टली सिग्नल्स जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स हैं, लाइक हम वॉइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और हम एक फाइनाइट टाइम तक जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर फॉर एग्जांपल -इन्फिनिटी से कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अगर हमारे पास टाइम की जो लिमिट है वो फाइनाइट है, तो दूसरे एंड के ऊपर आपको जो बैंडविड्थ चाहिए उसको ट्रांसमिट करने के लिए, ये पॉसिबली ये सारी जो टूल्स हैं, आप किसी कम्युनिकेशन वाले कोर्स में दोबारा से इसको ग्रिप के साथ पढ़ रहे होंगे, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पास प्रैक्टिकल सिग्नल्स जो हैं वो टाइम में लिमिटेड होते हैं। लाइक हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो है वो 11 से 12 तक जो है वो बोलेंगे, या मैं कम्युनिकेट करता हूँ फिर मैं स्टॉप करता हूँ, वो पॉज आ गया, मैं फिर से हम स्टार्ट करते हैं, तो वो लिमिटेड है। ठीक है, हम कॉन्टिन्यूसली जो है वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली नहीं कर रहे हैं और हमारा जो सिग्नल है वो बाउंडेड है टाइम डोमेन के अंदर, दैट मीन्स के फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी चाहिए ट्रांसमिशन के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट करने के लिए। तो इस पर भी डिफरेंट टेक्निक्स डिफाइन होती हैं, बिकॉज इन्फिनिट ना तो आप बैंडविड्थ ले सकते हो फ्रीक्वेंसी की, ना आप इन्फिनिट टाइम ले सकते हो। लेकिन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वैलिड। अगर एक तरफ लिमिटेड है, दूसरी तरफ इनफाइनाइट होगा। अगर ये दूसरी तरफ फाइनाइट है, देन आपको टाइम डोमेन के अंदर फिर इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका फिर जो है वो कंक्लूजन ये होगा, इफ यू हैव सिंक फंक्शन इन टाइम डोमेन, देयर विल बी अ रेक्टेंगुलर फंक्शन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, एंड वाइस वर्सा। एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्पैन्स हो सकते हैं, डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट सिग्नल था, इसका जो मैक्सिमम विंडो है, फर्स्ट विंडो जो है वो -π/W1 से लेकर +π/W1 तक डिफाइन होती है। तो उसी रेशो से हमारे पे जो है वो रेक्टेंगुलर विंडो पे डिफाइन हो जाएंगे, स्पैन जो है वो हो जाएगी। यहाँ पे आप विड्थ चेंज करते हो, आपकी जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी विड्थ चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। डिफरेंट एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जो भी विड्थ आप टाइम डोमेन में सिलेक्ट करोगे, सिमिलरली वही वाली विड्थ जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर आपको जो है वो मिल रही होगी। और अगर आप कोई एक विंडो जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफाइन करते हो, तो वही विंडो आपको फिर जो है वो टाइम डोमेन के अंदर मिल रही होगी, उसी रेशो से, उसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली। अब जितने भी डिस्कशन हमने की है लास्ट स्लाइड तक, उसमें हमने बेस ये बनाया था कि हमारे पास पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए वी कैन डिफाइन द फोरियर सीरीज। वी सेड दैट इफ x of t is periodic, we can find the Fourier series of the function. और इस Fourier series के अंदर we know for different values of k, where k could be from 0 to ±1 ±2 and so on, आपको डिफरेंट हार्मोनिक्स मिल जाते हैं, बट फॉर पीरियोडिक सिग्नल। दूसरे एंड के ऊपर हम कहेंगे, अगर हम सिग्नल को ए पीरियोडिक करते हैं, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने
ऑब्जर्व किया था कि ए पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाती है, बिकॉज ए पीरियोडिक के लिए हम थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी है. तो इफ योर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, that means your frequency will be approximately approaches to zero. And if the fundamental frequency is approaching to zero, then harmonics will also be closely linked. तो हमने उसको फिर नाम दिया था फोरियर ट्रांसफॉर्म का, और उसमें अब k जो है वो नंबर्स के अंदर डिफाइन नहीं है, k इज अ कॉन्टिन्यूस थिंग. यहाँ पे हम इसको समेशन साइन से डिफाइन कर रहे थे. अब k जो है वो आपका रियल नंबर है, नॉट अ डिस्क्रीट नंबर. और इसकी जगह पे फिर हमने इसको इंटेग्रल से रिप्लेस कर दिया था. अब इसको करने के बाद हमें आइडिया हुआ कि ये जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक और टूल डिफाइन करती है कि हम टाइम डोमेन से सिग्नल को उठा के फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर लेके जा सकते हैं, और हम चेक कर सकते हैं कि सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, सिग्नल कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी के कॉन्टेंट्स क्या हैं. तो आपको दोनों एंड से यहाँ पे जो है वो सिग्निफिकेंस मिल रही है. टाइम डोमेन के अंदर उसका बिहेवियर क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसका बिहेवियर क्या है. अब इस चीज को हम चाहते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर लें, बिकॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमें जो है वो सिग्नल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही थी. तो अगर मैं पीरियोडिक सिग्नल यूज करूं और उसके ऊपर अप्लाई करूं फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलाज, देन जो है वो क्या होगा, क्या हमारे पास कोई रूल डिफाइन होंगे, या जो है पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए जस्ट फोरियर सीरीज ही डिफाइन होती है. ठीक है, तो हमारे पास तीन अब काम पैरेलल हो गए. पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए नंबर वन वाज फोरियर सीरीज. फोरियर सीरीज मींस मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स मल्टीप्लाइंग बाय द amplitude a के coefficients and summations. Then we said we will use a periodic signal where the time period will be the infinite. That means the omega value, the frequency value will be zero. And if the frequency is zero, that means the harmonics are closely related together. They are in close proximity. And if the harmonics are in close proximity, then the real axis will be there. And there will be no discrete values of k from 0, plus minus 1 to plus minus 2 and so on. K will be a real number. There will be no gap between any two numbers. Because of no gap, our summation sign will be replaced by the integration sign. Now we are going back. We are saying if aperiodic signals can generate Fourier transform, can we apply Fourier transform on back to periodic signals? So this is all about the next slide. Any question related to the discussion, and any question what we are going to do and why we are going to do this? Okay, let me just erase the board now. So the next agenda is to find the Fourier transform of periodic signals, because Fourier transform can give better insight of the signals in the time domain as well as in the frequency domain. That what is the bandwidth of the signal, at what frequency signal is occurring. By the way, what is the bandwidth? Yeah. एक्टिव हो रहे हैं सुबह 8 से. जो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हो. फरहाद किधर है? यस सर. कंसेक्टिव लेक्चर्स हो रहे हैं फरहाद सुबह से. सर वॉइस नहीं आ रही आपकी. मेरी वॉइस नहीं आ रही, कटिंग हो रही है. सर आपकी वॉइस लग रहा नहीं आ रही, सर फ्लक्चुएशन आ रही है. क्या हो रहा है वॉइस को? सर कट कट के आ रही है सर. सर वॉइस कट रही थी. ओके, अब ठीक है. यस सर. ओके, सो
मैंने जो सारी एक स्टोरी क्रिएट की थी वो जो है आप लोगों को विदाउट इंटरप्शन मिली है कि नहीं? यस सर, वहाँ तक क्लियर है। चलो दैट्स गुड। इसका Yes, मतलब sir. है वो सारा मेरा जो है वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो सुबह से कंसेक्टिव हो रहे हैं? सर ये 10 से 11 फ्री थे। 10 से 11 फ्री थे आप लोग? यस सर, फ्री होता है। ओके, सो दैट मीन्स कि आप लोगों में एनर्जी होनी चाहिए। ओके सर। Yes, sir. देखो, इट कुड बी ओनली वन वे। मैं उसमें सिर्फ बोलता चाहूँगा, आप लोग जो है वो मे बी आप लोगों को कुछ समझ आ रही होगी, कुछ नहीं आ रही होगी, या पॉसिबली किसी को भी नहीं आ रही होगी, और एट द एंड जो है मैं उसको वाइंड अप करूँगा एंड गुड टू गो। सेकंड ये है कि आप उसमें पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करो। मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि 30 स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कुछ स्टूडेंट्स जस्ट लॉगिंग हैं और वो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट प्रेजेंट हैं दे शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट। अदर गोइंग Yeah. टू सेंड रिकॉर्डिंग, मैं जस्ट रिकॉर्डिंग सेंड कर सकता हूँ फिर आपको, फिर ये लाइव लेक्चरिंग का जो है ना कोई पर्पज़ नहीं है अगर वन वे ही कम्युनिकेशन होनी है तो। ठीक है, फिर उसी को फॉलो करते हैं। अगर आपको जो है वो इशू हुआ तो मुझे स्टॉप कर दीजिएगा। सो द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल हमने जो है वो फाइंड करनी है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म, और मेरा क्वेश्चन ये था कि बैंडविड्थ क्या होती है। मैं बार बार बैंडविड्थ की बात कर रहा था, कभी सुना है ये नाम? यस सर। यस सर। क्या होती है बैंडविड्थ, थोड़ा सा गाइड करें मुझे। सर ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, सर फ्रीक्वेंसी की 1 रेंज पॉइंट से होती सेकंड पॉइंट तक जितना वो डिफाइन होगा। है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जब होती भी है। आपने कोई सिग्नल, एग्जैक्टली रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी हम डिफाइन करते हैं ना कि एक साइन सिग्नल डिफाइन करना है आपने अपने मैटलैब के ऊपर, या फॉर एग्जांपल आपने एक सिग्नल जनरेटर से डिफाइन किया, तो कुछ इस तरह का सिग्नल आपको नजर आ रहा होगा। एंड ऑब्वियसली इफ यू आर यूजिंग ऑसिलोस्कोप, दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी टाइम, और यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड शो होता है। यहाँ तक आई गेस आप प्रीवियस लैब के अंदर सेमीकंडक्टर या सर्किट 1 सर्किट 2 के अंदर काम कर चुके हो, आपने इस तरह की वेवफॉर्म्स ऑसिलोस्कोप के ऊपर देख ली हैं। दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड टाइम डोमेन वेवफॉर्म। अभी थोड़ा सा ट्रैक से हम हट रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस टाइम डोमेन सिग्नल। और जब भी आपने फंक्शन जनरेटर से कोई सिग्नल डिफाइन करना होता है, आप उसको 2-3 पैरामीटर्स देते हो। नॉर्मली अगर हम उसको ब्रॉडर वे में देखें तो 2 पैरामीटर्स आर इनफ। फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस साइन वेव। लेट्स अज्यूम द फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज। तो 1 किलोहर्ट्ज के ऊपर इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। नेक्स्ट थिंग दैट generator will ask the amplitude of this signal, and you are saying the amplitude is 5 volt peak to peak या 5 volt peak। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमा के ऊपर 5 वोल्ट आ जाएगा, मिनिमा के ऊपर -5 वोल्ट आ जाएगा, एंड देन 1 किलोहर्ट्ज के साथ आपकी ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज द व्यू ऑफ ऑसिलोस्कोप, अ टाइम डोमेन डिवाइस। On the other hand, if we want to check the frequency domain behavior of the signal, and to check the frequency domain, we normally use the device called spectrum analyzer, और ये आपकी जो है वो कम्युनिकेशन लैब में अवेलेबल है।
टाइम डोमेन के अंदर अगर आपको जो है वो साइन वेव नज़र आ रही है एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 वोल्ट पीक टू पीक, अगर इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ या इसको मैं अगर चेक करूँ फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका बिहेवियर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में नंबर 1 is independent variable is your frequency. So there is no time 1 second 2 second, there is no concept of that. अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, the frequency of this signal is 1 kilohertz, a single frequency. तो 1 kilohertz के ऊपर अगर यहाँ पे 1 kilohertz का पॉइंट है और ऑब्वियसली इसके बाद 2 kilohertz भी आएगा और उसके पीछे जो है वो प्रीवियस वैल्यूज भी आएंगी। अगर यहाँ पे 1 kilohertz है तो दिस spectrum analyzer will show you a peak here of specific power जो भी इस सिग्नल के अंदर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये जस्ट एक सिग्नल है, अगर हम इसी सिग्नल को रिप्लेस कर दें एक रेक्टेंगुलर वेव के अंदर, एंड दैट रेक्टेंगुलर वेव इज लाइक फॉर एग्जांपल -t1 से लेकर +t1 तक, ये है जी हमारा टाइम डोमेन ग्राफ। और इसके फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स अगर आप देखें, हमने इसकी फोरियर सीरीज बनाई हुई थी, तो फोरियर सीरीज के अंदर हमें पता लगता है कि इसके अंदर डीसी कंपोनेंट भी है A0, देन इसके अंदर A1 से लेकर नेक्स्ट A तक सारी वैल्यूज हैं। इसका मतलब है इसके नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हैं, और जब आप इसको स्पेक्ट्रम एनालाइजर के ऊपर चेक करोगे या इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चेक करोगे तो आपको मल्टीपल पीक्स नजर आ रही होंगी हर एक हार्मोनिक के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक एक्चुअली ये करना चाहते हो, जो चीज़ें हम थ्योरेटिकली सॉल्व करके चेक करते हैं, स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है, 2 मेगानॉट के ऊपर क्या है, 3 मेगानॉट के ऊपर क्या है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड द टाइम डोमेन। टाइम डोमेन विल जस्ट शो यू द शेप, फ्रीक्वेंसी डोमेन विल गिव यू द बेटर इंसाइट कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कितना एम्पलीट्यूड आ रहा है। और देन आपको फिर ये भी चेक करना होता है कि अगर दो यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या दूसरे यूजर की सेम फ्रीक्वेंसी भी तो नहीं है, क्या दोनों की क्रॉस टॉक तो नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें जो है फिर आपको जो है वो देखनी पड़ती हैं। लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। द नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। अब पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म से पहले हमने जो एक रूल अप्लाई किया था वो ये था कि हम उसकी फोरियर सीरीज बना सकते हैं। फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये था, x of t is equals to a k some exponential function, that is the linear combination of exponentials by multiplying a coefficient a. हम चाहते हैं कि इस सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर ली जाए। बिफोर दैट लेट्स अज्यूम कि इस सिग्नल की या एक आर्बिट्रेरी सिग्नल की फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना वो ये है इम्पल्स फंक्शन, और इससे फिर बैक हम जो है वो x of t बनाएंगे। ठीक है, हमारा गोल ये है कि x of t को हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है। और हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है ना वो ये है। जस्ट लेट अज्यूम कर लिया कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स है। लेट्स चेक कि अगर इम्पल्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो व्हाट विल बी द सिग्नल आफ्टर टेकिंग द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं 1/2 पाई द सिग्नल एक्सपोनेंशियल सिग्नल डी ओमेगा इंटीग्रल -∞ से +∞। तो अगर हम इसको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला से फाइंड करें तो आपकी ये जो इम्पल्स है ये ओमेगा के ऊपर डिफाइंड है। तो अगर इम्पल्स ओमेगा नॉट के ऊपर डिफाइंड, हर पॉइंट के ऊपर ओमेगा नॉट दिखेगा, सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ योर इम्पल्स। The result will be exponential of j omega naught t, और ये वाला 2 पाई जो है वो इस 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। And this is your signal x of t। अब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो 2 पाई इंटू इम्पल्स होता है, जिस भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डिफाइंड है। अगर वो ओमेगा नॉट के ऊपर डिफाइंड है, इम्पल्स भी और साथ 2 पाई अटैच हो जाएगा। अब हमारे फार्मूला में भी कुछ ऐसे ही है।
हमें एक तो एम्पलीट्यूड चाहिए, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड इज अ कांस्टेंट, और साथ एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल का फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हमें पता है कि वो इम्पल्स होता है, साथ 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर हम जो है इसको फाइंड आउट करें, फिर इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, देन वी कैन राइट लाइक दिस, एक्स ऑफ एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बनेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। आपका जो है वो समेशन साइन एज इट इज, आपका जो है वो ए के कोफिशिएंट जो था वो कांस्टेंट था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। 2 पाई नॉर्मली जो हमने यूज़ किया था डिफाइन करने के लिए वो आ गया। उसके बाद इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, लेकिन यहाँ पे ओमेगा नॉट के साथ के बी अटैच्ड है, तो हमने लिख दिया इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। एंड दिस इज द फोरियर ऑफ द पीरियोडिक सेल डिफाइंड बाय फोरियर सीरीज फाइंड की, और उस फोरियर सीरीज को हमने ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। और अगर इसी चीज को हम यूज करें, और लेट्स सपोज कि हमारे पास जो प्रीवियस हमने एग्जांपल्स के अंदर फाइंड आउट किए हुए हैं, द एम्पलीट्यूड कोएफिशिएंट ऑफ फोरियर सीरीज, वो कुछ इस फॉर्म के हमने डिफाइन किए थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब इसके अंदर हमें एक के की वैल्यू पता है और हमें फाइंड करना है एक्स ऑफ जे ओमेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो हमारा जो है वो समेशन साइन एज इट इज आ गया। ठीक है, जो हमने फार्मूला यूज करना है, देन हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है वो आपका रिमेनिंग रहेगा और पाई नीचे वाले डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। देन ए के की जगह पे हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दिया है, साइन के ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय पाई के, और पाई कैंसिल हो गया है, एंड देन इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। This first term is your sinc function. By increasing the value of k, there is a decrement in the amplitude. And this is the impulse function जो कि एक specific instance के ऊपर सिग्नल को डिफाइन कर रही है। ठीक है, तो आपके पास ये जो डॉटर लाइन है, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ ऑफ द फर्स्ट टर्म, और देन ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, ये क्रॉसपोंडिंग इम्पल्सेस हैं। तो सिग्नल्स जो हैं वो जस्ट इम्पल्सेस के ऊपर डिफाइन होंगे, और इम्पल्सेस के बिटवीन ऑटोमेटिकली सिग्नल जीरो हो जाएंगे, बिकॉज वहां पे इम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करती। सो डिफरेंस क्या है, पहले आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सिंक फंक्शन बनता था, अब उस सिंक फंक्शन की बजाय वहां पे इम्पल्सेस बन गई हैं, तो मिडिल वाले सिग्नल्स जो हैं वो आपके गायब हो गए हैं। एक और हमने एग्जांपल की थी साइन ओमेगा टी की, हमने कहा था ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी हम फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा काम ये करना है कि क्या हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। लेट्स चेक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, x sin of omega naught t को we can expand using Euler's identity, and it can be written as exponential of plus omega naught t, then minus exponential of minus omega naught t divided by 2j, और ऑब्वियसली यहाँ पे k is equals to 1 है, फर्स्ट हार्मोनिक। तो पहली टर्म जो है हमारी डिफाइन होगी वो कुछ इस फॉर्म में डिफाइन होगी, विच इज एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा नॉट t divided by 2j, then minus sign exponential of minus j omega naught t divided by 2j। अब अगेन एक्सपोनेंशियल के लिए हमने जो प्रीवियस रिजल्ट देखा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इम्पल्स फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। सो अगेन 2 पाई इम्पल्स फंक्शन, और ये 1/2j एज इट इज आ गया। देन नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोनेंशियल ऑफ minus j omega naught t divided by 2j. So 2 pi as it is, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया था, उल्टा है। प्लस एक्सपोनेंशियल के अंदर है तो आपकी इम्पल्स के अंदर वो माइनस होगा, अगर माइनस एक्सपोनेंशियल के अंदर है देन इम्पल्स के अंदर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी 2 पाई इम्पल्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 1/2j। और इसको अगर हमने ग्राफ करना है तो ये रही आपकी ग्राफ।
एक आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, और सॉरी दिस इज अ टाइपो, दिस इज आल्सो अ नेगेटिव साइन। अब एक तरफ आपका एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव साइड पे जाएगा, और इसी को ही अगर हम कन्वर्ट कर दें एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा की फॉर्म के अंदर, तो दोनों ही सिग्नल जो है आपके पॉजिटिव साइड के ऊपर जाएंगे, और ये जो जे वाला फैक्टर है दिस वन एंड दिस वन, ये रिमूव हो जाएगा बिकॉज कोसाइन इज अ रियल फंक्शन। Similarly, if we have impulse function, a train of impulse function जो कि specific time के बाद repeat हो रही है, अगर इसका Fourier transform आपने find करना है, you can find first the coefficients of this x of t। तो coefficient के लिए as it is वही formula, same चीजें हम बार-बार repeat कर रहे हैं, -t/2 से लेकर +t/2 तक इक्विटोली है, उसके बाद सिग्नल रिपीट करेगा। तो उसके अंदर एक इम्पल्स आ गई है, इम्पल्स 0 के ऊपर डिफाइंड है, सब कुछ जो है वो ओमेगा की वैल्यू टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास जो है वो नॉर्मल एम्पलीट्यूड बच जाएगा 1/t। अब इस 1/t को वी कैन यूज टू फाइंड x ऑफ j ओमेगा। सो x ऑफ j ओमेगा विल बी 2 पाई एज इट इज समेशन एज इट इज इम्पल्स ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिया है उसने, ठीक हो गया। और एक की जगह पे हमने जो है 1/t रख दिया है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई t समेशन साइन इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। सो अगर आपका सिग्नल जो है वो टाइम डोमेन के अंदर इम्पल्स की ट्रेन है, अब पीरियोडिक इम्पल्स फंक्शन है, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी इम्पल्स की ट्रेन होगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अब 2 पाई बाई टी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। जस्ट हम डिफरेंट सिग्नल्स की फोरियर सीरीज फाइंड करके उनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं। सिमिलरली लाइक फोरियर सीरीज, यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म विदाउट गोइंग इनटू द कैलकुलेशन एंड विदाउट इम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मूला। थ्योरेटिकली हम जस्ट उसको सम कर सकते हैं या सम करके ऐड कर लें, सेम चीज़ है। अगर टाइम शिफ्टिंग होती है तो आपको एक्सपोनेंशियल का एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सिमिलरली आप जो है वो टाइम रिवर्सल देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप -t कर रहे हो वहाँ पे वो -j ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली डेरिवेटिव के लिए, इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है, जस्ट गो थ्रू दिस। और लास्ट जो है वो आपका एक रिलेशन है टू फाइंड द एनर्जी या टू फाइंड द पावर। अगर आपको किसी सिग्नल की एनर्जी फाइंड करनी है टाइम डोमेन के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी आप वही वाला फार्मूला यूज़ करोगे, जस्ट 1/2 पाई से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अगर टाइम डोमेन के अंदर सिग्नल गिवन है, यू कैन यूज डायरेक्टली लेफ्ट साइड, और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर गिवन है, यू कैन डायरेक्टली स्क्वायर द सिग्नल, इंटीग्रेट द सिग्नल एंड डिवाइड बाई 2 पाई, बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट्स। ओके, ये है प्रॉपर्टी डुअलिटी, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास एक जो है वो पेयर अवेलेबल है, दूसरा पेयर आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर एक तरफ आपके पास रेक्टेंगुलर विंडो है, दूसरी तरफ आपके पास सिंक फंक्शन है, देन आप दूसरी तरफ सिंक फंक्शन डिफाइन करके फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वापस उसका रेक्टेंगुलर डिफाइन कर सकते हो। और इसको करने के लिए आपको जो है वो कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 पेयर्स गिवन है, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे देखा था, दिस इज योर पेयर नंबर A एंड दिस इज योर पेयर नंबर B। सिमिलरली दिस इज योर पेयर नंबर A एंड दिस इज योर पेयर नंबर B। अब दूसरा सिग्नल या दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 बुलेट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें पेयर A जो है वो नोन है, इसका हमें पता है कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आना है, और ये चीज़ हमारे पास अननोन है। हम क्या करेंगे, पेयर A को ले लो, और पेयर A के अंदर जहां पे ओमेगा वैल्यू आई थी उस वैल्यू को t से रिप्लेस कर दो, और उसको ले जाओ पेयर B की फर्स्ट साइड के ऊपर, टाइम डोमेन साइड के ऊपर। दोबारा रिपीट करते हैं,
पेयर ए हमें नोन है, नोन की ओमेगा वाली साइड को हमने जो है वो पिक किया है और ओमेगा वाले हर वेरिएबल को टी से रिप्लेस कर दिया है और उसको देन हमने पिक करके टाइम डोमेन में रख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाली साइड ओमेगा साइड है एंड दिस इज योर टी साइड। तो ओमेगा वाली इक्वेशन को या ओमेगा वाली टर्म को हमने पिक किया और जहाँ जहाँ पे वेरिएबल के अंदर ओमेगा इन्वॉल्व था उसको टाइम टी से रिप्लेस कर दिया है। This was omega in the brackets of sync and we just replaced that with time t. Number 2, अब दूसरी तरफ हमने टाइम डोमेन वाली साइड लेनी है पेयर ए से जो नोन था और उसमें से t को रिप्लेस करना है माइनस ओमेगा के साथ और देन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने जो है टाइम डोमेन वाली साइड ले ली नोन की और इसको पहले तो 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और देन t को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। एंड बाय द वे इस पर्टिकुलर केस के लिए पल्स ऑफ माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू पल्स ऑफ ओमेगा। दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज पल्स जब भी डिफाइन होती है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, तो अगर इसका हम रिवर्सल भी करेंगे वो सेम ही होगा। तो माइनस ओमेगा लिखें या प्लस ओमेगा लिखें वो सेम ही है। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द सेकंड पेयर। अगर पहला पेयर हमें पता है वी कैन फाइंड द सेकंड पेयर। करना क्या है, पहले वाले पेयर में से ओमेगा की वैल्यू को टाइम से रिप्लेस कर दो और टाइम डोमेन में रख दो पेयर बी के। दूसरे स्टेप के अंदर टाइम डोमेन वाले सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आओ सेकंड अननोन के और टी को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करो एंड पुट 2 पाई इन द मल्टीप्लिकेशन कोएफिशिएंट। दिस इज अ सिग्नल जिसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करने के लिए दी जा रही है एंड ही इज आस्किंग टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। ऑब्वियसली दिस इज अ टाइम डोमेन सिग्नल बट एग्जांपल 4.2 में हमने सिग्नल एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था एंड दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाज 2/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सेम जो है वो दोनों के इक्वेशंस डिफाइन हो रही हैं, जस्ट टाइम ओमेगा से रिप्लेस हो रहा है। ओमेगा इज इक्वल्स टू टाइम कर दें तो दोनों जो है वो रिप्लेसेबल हैं। तो हमें फिर एक पेयर पता है, ठीक है, दोनों के केसेस के अंदर सेम ही इक्वेशंस बन रही हैं। अब हमने करना क्या है, ओमेगा वाली साइड का सिग्नल उठाना है और ओमेगा को टी से रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ पे आगे टाइम डोमेन वाली साइड पे 2 एज इट इज आ गया, 1 एज इट इज आ गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर हो गया और ये यही है टाइम डोमेन सिग्नल। अब दूसरा पार्ट ये था कि हमने टाइम डोमेन वाले सिग्नल को ओमेगा डोमेन में लेके आना है और उसके साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई करना है और टी को ओमेगा से रिप्लेस कर देना है माइनस ओमेगा से, बिकॉज मॉडुलस है तो माइनस ओमेगा विल बी ओमेगा। सो दिस इज द सिग्नल। अब इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन यूज द फार्मूलाज टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म or you can use this duality principle to directly find the Fourier transform. For example, अगर मैं कह देता हूँ कि x of t जो है वो ये था और उसकी Fourier transform ये है, find the Fourier transform of this g of t. और obviously then you will have two options. Either you can use duality principle or you can use the formula, basic formula to find the Fourier transform of g of t. This is your example 4.30. अब इसने बुक के ऊपर इसको दोनों मेथड से किया हुआ है। अगेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर यहाँ पे आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है तो वो माइनस जे टी से रिप्लेस हो जाएगा टाइम डोमेन के अंदर। अगर शिफ्टिंग हो रही है तो जे ओमेगा टी से रिप्लेस हो जाएगी। अगर आपके पास इंटीग्रेशन आ रही है तो वो 1/जे टी से रिप्लेस होगी प्लस सम इनिशियल वैल्यूज। जो कि कैपेसिटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज हो जाएगा। इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द इनिशियल करंट ऑन द इंडक्टर्स और इनिशियल एनर्जी ऑन द इंडक्टर, तो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगेन वही रूल जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल x² ऑफ t, तो आप अगर टाइम डोमेन के अंदर हो यू कैन यूज़ द लेफ्ट हैंड साइड,
अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल गिवन है तो आप उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेट करो एंड देन डिवाइड दैट सिग्नल बाय 2 पाई, दैट्स इट। दोनों तरफ इक्वेशन सेम है, जस्ट आपने ओमेगा की फॉर्म में उसको 2 पाई से डिवाइड करना है। ओके, सो एग्जांपल 4.14 जो है वो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ एंड आई होप कि इसको जो है वो आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले सॉल्व कर लेंगे। लेट मी एग्जाम्पल 4.14 बेसिकली आपकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी और देन योर डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, इनको यूज़ करके उसने जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। सो दिस कैन बी योर होमवर्क बिकॉज हम सब चीज़ें रिपीट ही कर रहे हैं। And still, if you have any question, then you can ask me in the next lecture before starting the lecture. Excuse me, sir. Yes. सर जो हमने लास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म का सर उल्ट किया था कि हमें आउटपुट गिवन थी, उससे फॉरियर ट्रांसपोज के सर ए के वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो सर उसमें हम हर सिग्नल को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। तो सर अगर हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट किए बगैर सॉल्व कर लें तो वो मेथड ज़्यादा इजी नहीं सर? कोई और अल्टरनेटिव मेथड? मुझे अब क्वेश्चन जो समझ आया ना वो ये है कि आप कह रहे हो कि किसी भी पीरियोडिक सिग्नल की हम फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द एक्सपोनेंशियल्स। इज इट व्हाट यू सेड टू मी? यस सर, एनी शॉर्टकट मेथड? देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप उसको यूज कर रहे हो डायरेक्टली टाइम डोमेन के अंदर एंड यू आर यूजिंग and you are about to find the Fourier transform directly without going into the exponentials, that means you have to find the signal. Let me just show you where can you find that. For example, this is the periodic signal, ये जो second figure में आपको नजर आ रहा है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस, इट इज विजिबल। तो जो सेकंड फिगर के अंदर आपको सिग्नल नजर आ रहा है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। पहला प्रॉब्लम आपको ये आएगा, सर मैं टीम की स्क्रीन शेयर हो रही है। सर टीम की स्क्रीन शेयर है सर। ओके, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड, मुझे भी यही लग रहा था। ओके, तो ये स्लाइड की बात कर रहा हूँ मैं। इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास अब फिगर बी के अंदर मल्टीपल जो हैं वो सिग्नल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड कि ये सिग्नल पीरियोडिक है, और पीरियोडिक क्या कि सम टाइम पीरियड टी के बाद। लेट्स अज्यूम कि वो टाइम पीरियड फाइनाइट है। तो हमारा पहला कंसर्न ये है कि व्हाट विल बी द लिमिट्स टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि सिग्नल का ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी एंड प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो ऑब्वियसली माइनस T1 से पहले भी सिग्नल अवेलेबल है तो उसको भी लेना पड़ेगा, माइनस 2T के ऊपर भी अवेलेबल है उसको भी लेना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर भी अवेलेबल होगा उसको भी लेना पड़ेगा। तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो बाउंड्री लेस हो जाएगी, वो विदाउट बाउंड होगी एंड दिस इज नॉट इंटीग्रेटेबल। और हमने यहाँ पढ़ा था कि फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए सिग्नल का इंटीग्रेटेबल होना जरूरी है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी वायलेट कर जाएगी, कन्वर्जेंस ही नहीं रहेगी। तो डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स, बट यू कैन बाय कन्वर्टिंग दैट पीरियोडिक सिग्नल इनटू द फोरियर सीरीज, बिकॉज फोरियर सीरीज के अंदर जो है फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल्स आ जाते हैं। और एक्सपोनेंशियल्स के अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इट इज इजी टू मैनिपुलेट द डेटा। फिर हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल के अंदर उसको कन्वर्ट कर लिया।
अब एक्सपोनेंशियल में हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा t है ना, तो उसका ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ j k ओमेगा होगा तो यहाँ पे k मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, कांस्टेंट a k मल्टीप्लाई हुआ, हमने साथ a k लगा दिया, बिकॉज a k जो है वो इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो बाहर आ जाएगा। 2 पाई एज इट इज आ गया, समेशन साइन था, समेशन भी इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो भी बाहर आ जाएगा। बाकी क्या बचा आपके पास, इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट था, जहाँ पे एक्सपोनेंशियल के साथ k इन्वॉल्व है, यहाँ भी हमने k लगा दिया। तो दिस इज अ इजी वे टू सॉल्व थिंग्स। अब ये एक मेथड हमने फाइंड कर लिया है, इसको हम डायरेक्टली अब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरे मेथड में आपको हर बार सिग्नल को सॉल्व करना पड़ेगा, हर बार सिग्नल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हर बार जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, एंड दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो ये इजी नहीं है, ये डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, लेक्चर को मैंने टाइम पे ख़त्म इसलिए किया है बिकॉज आई हैव एन असाइनमेंट फॉर यू, कि मैटलैब की एक असाइनमेंट हमारे लिए पेंडिंग है। असाइनमेंट विल कंटेन 40 मार्क्स। 40 मार्क्स जो है वो आपके ओवरऑल इस असाइनमेंट के हैं, बट ऑब्वियसली एब्सोल्यूट के अंदर दिस विल बी ग्रेडेड टू 10। ठीक है, इसको मैं जो है वो स्केल कर दूंगा 10 के ऊपर। तो एब्सोल्यूट के अंदर 10 मार्क्स हैं, लेकिन फॉर द असाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसके 40 मार्क्स हैं, बिकॉज इट हैज़ 4 क्वेश्चंस और 4 प्रॉब्लम्स। सो आपने असाइनमेंट को सॉल्व करना है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर, जिस तरह सीक्वेंस मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट, and then question number 2, then question number 3, and then question number 4. And the deadline to submit the assignment is 10th of June. Like we have discussed, कि आपको एक वीक का मैं टाइम दे दूंगा। So before starting of next lecture on Thursday, you have to submit me the assignment on a predefined link on MS Teams, and no late submissions will be accepted. और अगर आपने असाइनमेंट को ऑब्वियसली प्लेजराइज किया या आपने कहीं से कॉपी किया, तो यू विल स्ट्रेट फॉरवर्ड गेट 0 मार्क। एंड असाइनमेंट में 0 मीन्स यू आर गेटिंग 0 out of 10 in the absolute marks, and CLO3 will ultimately be a fail. एट द एंड मुझे आपने एक सर्टिफिकेट देना है, जो कि मैंने एक टेम्पलेट फॉर्म में अटैच किया हुआ है साथ। This is just a template. You can modify it with your own particulars. Write your name by replacing XYZ, and write your registration number by replacing this 193351. And you are certifying that this is my original work. और अगर आपको ये वर्क कहीं से भी कॉपी हुआ मिला, then I should be awarded 0. And you will sign this assignment after completing the assignment. Just write your name here, and then you will do these problems. And first problem is related Sir? to the convolution. Yes. सर कोड तो तकरीबन सेम ही होना है सबका, बस वेरिएबल्स वगैरह का ही डिफरेंस होता है, क्योंकि सर सेम टास्क है सबके। There is a different paragraphs where we have to write your observations, your conclusions, and those things I think cannot be seen. Yes sir, वो तो different ही। variables cannot be same for all the class. Code syntax cannot be same for all the class, because one problem can be solved in different ways. Obviously I'll get to know who is copying, so leave that to me. First problem is related to the convolution. ठीक है, तो इसको आपने जो है वो using for loop solve करना है, and this is the equation that you will implement in the MATLAB, where u is, for example, your input signal and v is your x signal, your impulse response. Just read the paragraph, read the instructions, read the problem, and you will get to know what you are going to do.
In the second problem, you will solve this differential equation using MATLAB. और ये वाली एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर सॉल्व की थी और इसमें हमने जो इनपुट है वो ये दी थी। आपने ये सारा काम दोबारा करना है, बट यू विल यूज MATLAB दिस टाइम। और इसमें जो भी ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं, जो भी कोड इन्वॉल्व होता है, वो सारे के सारे आपके इस असाइनमेंट का पार्ट होंगे। जस्ट कॉपी पेस्ट द कोड एंड देन कॉपी पेस्ट योर वेव फॉर्म। मैंने साथ कुछ हिंट्स दिए हुए हैं एंड दीज हिंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस असाइनमेंट। To solve the first task, you need to check the impulse command on MATLAB. Just check the help on the impulse, go to Google, find different codes related to impulse, then check LCM command to find how can we find the output, what is the syntax, how can we use it. ठीक है, तो मैंने हर एक के साथ hints दिए हुए हैं आपको. Just read that hint and just go through the internet and any help of MATLAB. Task number 3 is related to the scaling of signal, compression and expansion. You will design a system, एक LTI system आप define करोगे, that system will compress or expand the sound file. अब हम एक real life file लेंगे, आप कोई भी sound track ले सकते हो, कोई different आप जो है वो file MATLAB के अंदर upload करो, और upload के लिए you need to check audio load command. And to play, you need to check sound command. Just write help for these commands in the MATLAB and you will find the syntax of these commands. That how you will upload the file in the MATLAB and how you will play the file in the MATLAB. And then उस MATLAB file को upload करने के बाद, sound file को upload करने के बाद, you will change the time of the signal. Increasing the time, decreasing the time. तो आपका जो सिग्नल है या तो वो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा होगा, जो प्लेइंग है, जिस तरह हम डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वीडियोस के अंदर भी, फास्ट फॉरवर्ड कर लें 2x के ऊपर, 3x के ऊपर, तो वो काम आप इस ऑडियो सिग्नल के साथ करोगे यूजिंग MATLAB. लास्ट प्रॉब्लम इज द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. तो आपने अगेन एक सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है. द सिस्टम इज y of t is equals to x, अ शिफ्टिंग सिग्नल. इसको हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं. हमने एक शिफ्टेड कोड भी डिज़ाइन किया था जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए या तो उसको प्लस में शिफ्ट कर रहे थे या नेगेटिव में शिफ्ट कर रहे थे. यहाँ डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि दिस t0 वैल्यू विल बी गिवन बाय द यूज़र. ये आपको इनपुट लेनी पड़ेगी. फॉर दिस यू नीड टू चेक द इनपुट कमांड ऑफ द MATLAB कि इनपुट कैसे लेते हैं, एंड देन यूज दैट वेरिएबल टू रिप्लेस दिस t0. These are the 4 problems, 4 codes, 4 assignments, and each problem will carry 10 marks. And these 10 marks will be then graded to, these 40 marks will then be graded to overall 10 marks. बस make sure रखिएगा कि आपका जो work है वो original है. And if you need any help related to the assignment, then you can text me on MS Teams. बट मैं फिर से यही डिमांड कर रहा हूँ कि इस असाइनमेंट को जो है वो सीरियसली लेना, कॉपी पेस्ट मत करना, और अगर आपने हेल्प करनी है तो उसकी एक पॉजिटिव वे में हेल्प कीजिएगा. उसको अपनी असाइनमेंट कॉपी मत करने दीजिएगा अगर कोई आपसे डिमांड कर रहा है तो. एनी क्वेश्चन? आई विल अपलोड दिस असाइनमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन. Okay, fine. So let me just upload this on your channel. Excuse me, sir. Yes. सर एक सीनियर है मननेट के, वो ऐड होना चाहते हैं MS टीम में. अब क्या वो ऐड हो सकते हैं? तो पहले कहाँ थे? कौन है वो सीनियर? सर पता नहीं, आज मैसेज आया है. उनसे कहीं मुझसे कॉन्टेक्ट करें. दिस इज योर A1 असाइनमेंट 1. ठीक है, हमारा एक ही असाइनमेंट होगी. देयर वोंट बी एनी असाइनमेंट 2. So assignment is this A1 file, and for the sound file
जो आपने अपलोड करनी है मैटलैब के अंदर, you can use this file or you can use any file. This is just one sample. You can play with multiple tasks and you can access multiple files from the internet. So this file is your sound file that you will upload in the MATLAB, and this is your assignment. All the details, all the tasks are available in this file. So there is one wave file and then A1 file. These two will be used for the assignment. Okay, let's just. Excuse me, sir. Yes. सर ये हम कंप्लीट करके जो पीडीएफ सॉरी सर वर्ड फॉर्मेट में हम अपलोड करेंगे या पीडीएफ में कर सकते हैं? Okay, thank you for asking. This file should be your PDF file. आपने मुझे PDF देना है, like जिस तरह हमने लास्ट DLD की लैब में भी किया था. You will make a PDF file. First, obviously, you will make a Word file, then save that file in PDF format. And the name of your file should be your registration number. The same format that we have followed in the previous lab of digital systems. File type should be PDF. If you don't want to reduce your marks in any way, the file type should be PDF, and the name of that file should be your registration number, for example 351. That's it. And if you are from the senior session, then you can write 2018 351. Excuse me, sir. Yes. सर इसके अंदर हम अपने कमेंट्स और ऑब्जर्वेशन वगैरह भी सर ऐड करेंगे सर? Yes, you will write your code, then you will write the comments against each line, that what you have written and why you have written, what this instruction will do. That will show me that how much knowledge you have about that instruction and about that code. One thing is just copy paste the code and you don't know anything about the code and you're just copy pasting things and getting the results. I don't want that. Define comments against each instruction. जो वेवफॉर्म है उसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए और जो कोड्स हैं वो आपने कॉपी पेस्ट करने हैं. That should be editable. Any other concern? Okay, let's just stop the recording because time is up.